हमारे सभी प्रिय दर्शकों का एक मर्तबा फिर अलबेर टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले नो योर लॉज, इस बेसिक लीगल एजुकेशन के प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है। हमने पिछले 3 एपिसोड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के उपलक्ष्य में रिकॉर्ड कराए थे और हमारे श्रोताओं ने न सिर्फ इन वीडियोस को देखा है बल्कि अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हुए उन्होंने कुछ एक सवालात भी हमसे किए हैं। इनमें से एक सवाल का जवाब हमने पिछले एपिसोड में दिया था और आज जिन 2 प्रश्नों को लेना है उनमें से एक प्रश्न जिसका कि मैंने ज़िक्र पिछली मर्तबा भी किया था, कल्याण के सीनियर एडवोकेट केटी जैन साहब ने ये सवाल हमारी तरफ किया है। अब जाहिर सी बात है कि वकील की तरफ से किया गया अगर सवाल है तो कुछ सोच समझ करके ही किया गया होगा। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हमारे बाकी श्रोता जो प्रश्न करते हैं वो बग़ैर सोचे समझे करते हैं, लेकिन चूँकि कायदे के जानकार होते हैं वकील, कुछ अपने मैटर्स भी अपने पास में रखते हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं कोई कानूनी समस्या से उन्हें भी जूझना पड़ता है। तो परहैप्स वी हैव सम बैकग्राउंड at a time when we ask these questions, or it may be that there is a particular situation with which we are presently required to deal with, and therefore the question, whatever may be the reason, Mr. Jain, your question is more than welcome and we would like to answer it. सवाल इस तरह का है, आप देखिए। Complaint under section 138 of Negotiable Instrument Act was filed by a partnership firm comprising of 2 partners, one of whom died during pendency of the proceeding. Now the question is whether the surviving partner can continue with the complaint. Legal representative of deceased partner is required to be brought on record. तो ये प्रश्न है, कंप्लेन दाखिल करने वाली व्यक्ति एक पार्टनरशिप फर्म है, हमारी कानून की परिभाषा में एक जुरिस्टिक पर्सन है। हालांकि पार्टनरशिप फर्म के बारे में ये माना जाता है कि इट इज़ कॉम्पेंडियम ऑफ सम इंडिविजुअल्स, not necessarily a juristic person. But the question is, here is a partnership firm comprising of 2 partners only, and one of them has died pending complaint. So in order to continue with this complaint, whether the surviving partner can continue with this complaint, or is it necessary on his part to bring the legal representatives of the deceased partner on record? जैन साहब, प्रश्न मैं समझता हूँ अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब जानने का उत्साह जितना आप में था उतना ही उत्साह मुझ में भी इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में पैदा हो गया। और जाहिर सी बात है कि हमको जवाब तलाशना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के अंदर में, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अगर अस्तित्व में आई है तो पार्टनरशिप एक्ट के माध्यम से ही अस्तित्व में आई होगी। अब इसमें हमको जो प्रोविजंस मिलती हैं वो सेक्शन 42 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट है, जिसके अंदर में फर्म कब डिज़ोल्व हो जाएगी इस बात का प्रावधान किया गया है। हमारे मतलब का प्रोविज़न इसके अंदर में सेक्शन 42 क्लॉज C है, जो ये कहता है कि किसी एक पार्टनर के देहांत होने की सूरत में पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी। सो वन ऑफ द मोड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज प्रोवाइडेड अंडर 42 is that the partner dies at a time when the partnership is in existence, of course. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पार्टनरशिप फर्म के 2 ही पार्टनर्स थे, उनमें से भी एक का देहांत हो गया। अब सर्वाइविंग पार्टनर अपनी पेंडिंग कंप्लेंट को आगे ले जा सकता है या उसके लिए अनिवार्य होगा कि मरने वाले पार्टनर के वारसों को वो रिकॉर्ड पर ले आए। हमें कुछ जानकारी इस उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के एक 2015 के निर्णय से मिलती है। ऑफ कोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत वो फैसला नहीं सुनाया गया था, बल्कि सिविल प्रोसीजर कोड की एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो होती है उसके उपलक्ष्य में ये फ़ैसला था, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन वही था और उस क्वेश्चन को आंसर किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में, जिसको आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रश्न यही था। 32C के अंदर में ये प्रावधान तो ज़रूर हम लोगों को मिलता है कि 2 में से एक पार्टनर का अगर देहांत हो गया तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई। अब जबकि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो चुकी है तो जो पार्टनर का देहांत हो गया है उसके वारिस उसकी जगह ले पाएंगे या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोपोजिशन को 2 कारणों से नकार दिया था। सबसे पहला कारण उन्होंने ये लिखा है अपने जजमेंट में, आप साइटेशन जो है इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो केस है जिसमें ये फैसला सुनाया गया था और जिनके कारणों का विवेचन मैं इस वक्त आपसे कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले तो मानना ये हुआ कि पार्टनरशिप 2 ही पार्टनर्स पर मिलकर के बनाई गई थी। अब इन 2 पार्टनर्स में से अगर एक का देहांत हो गया तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो गई। अब पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के बाद में उसके कंटिन्यूअस का सवाल कहाँ पैदा होता है कि आप मरे हुए पार्टनर्स के वारिस को उसकी जगह लेने के लिए कहेंगे या उसकी जगह पर ले आएंगे। मुझे इस बात का भरपूर एहसास है कि सेक्शन 32C जो है, इट इज़ ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री बिटवीन द पार्टीज टू द डीड ऑफ पार्टनरशिप, कि ये जो प्रोविज़न किया गया है इसका विपर्यास करने वाला अगर कोई क्लॉज डीड ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में मौजूद है तो वो क्लॉज परवेल करेगा, 42C की प्रोविज़न अपनी जगह पर परवेल नहीं करेगी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का भी उत्तर अपने इस जजमेंट के अंदर में दिया है और उनका कहना ये हुआ कि पार्टनरशिप डीड और द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप is essentially between those persons who have joined the partnership. And then the question was whether these partners can obligate a person under the partnership firm without he being a party to the partnership deed. कहने का हमेशा ये हुआ कि whether a third party can be subjected to the very same obligations to which the partner is subjected to under the deed of partnership. उनका कहना ये बना कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करेगी और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चलते वही लोग पार्टनरशिप डीड के तहत कोई राइट क्लेम कर सकते हैं या वही लोग पार्टनरशिप डीड के तहत किसी ऑब्लिगेशन को इम्पोज किया जा सकता है जो पार्टनर्स हैं। एक थर्ड पार्टी, फिर भले ही वो पार्टनर्स का अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्यों ना हो, उसको ये क्लॉज जो है लागू नहीं पड़ सकता। डीड ऑफ पार्टनरशिप में भले ही पार्टनर्स ने ये कहा हो कि 2 में से एक पार्टनर का देहांत होने की सूरत में उस मरे हुए पार्टनर की जगह पर उसके वारिस आ जाएंगे और पार्टनरशिप कंटिन्यू होगी, लेकिन ऐसे क्लॉज के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का मानना ये हुआ कि इस प्रकार का क्लॉज थर्ड पार्टी को चूँकि ऑब्लिगेट करता है, इसके लिए ये क्लॉज उन पर बाइंडिंग नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के अंदर में अपनी इस राय का भी इजहार किया है कि इस प्रकार का क्लॉज पार्टनरशिप एक्ट का उल्लंघन करने वाला होगा और इवन सच ए क्लॉज विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो मैं समझता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से अगर चलते हैं तो हमें ये कहना पड़ेगा कि मरे हुए पार्टनर की जगह उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं ले सकेंगे। दे वोंट बी सब्जेक्ट टू वेरी सेम rights and the obligations to which the deceased partner was subjected to under the deed of partnership. तो ऐसी सूरत में प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो कंप्लेन को कंटिन्यू करे and it won't be necessary for him to bring on record the legal representatives of the deceased partner. अब ये बात ज़रूर है कि वो पार्टनरशिप फर्म जो कंप्लेंट दाखिल करते समय अस्तित्व में थी और अब 2 में से एक पार्टनर का देहांत हो जाने के बाद में डिसॉल्व हो चुकी है, ये फर्म इस कंप्लेंट को कंटिन्यू आगे कैसे करेगी। हमारी समझ में ये बात आती है कि भले ही कंप्लेंट को दाखिल करते समय पार्टनरशिप फर्म का अस्तित्व अपनी जगह बना हुआ था, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये सब्सिक्वेंट टू दी कंप्लेंट है और अब कंप्लेंट दाखिल करने के बाद में अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है एक पार्टनर के देहांत कर जाने के नतीजे में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कंप्लेंट जो है अपनी जगह यूँ कह लीजिए कि समाप्त हो जाएगी। ऑफ कोर्स राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द सर्वाइविंग पार्टनर विल हैव टू बी डिटर्मिन्ड and he would be entitled to continue with the complaint which was earlier filed by a partnership firm. Now I believe he will be continuing with this complaint as an individual. Now the partnership firm has virtually become a proprietary concern of his, and being the person who is at the helm of the affairs of such firm, he would be very much entitled to continue with the complaint without bringing on record the legal representatives of the deceased partner. जैन साहब, आपके इस प्रश्न का उत्तर हमने दिया है और हमारे इस प्रश्न के उत्तर से आपकी संतुष्टि हो गई होगी। हमें इस बात का
यकीन तो है, लेकिन कायदा है, और कायदे के उपलक्ष्य में जो व्यूज़ हैं हमारे कोर्ट्स के, वो एक दूसरे से कभी कभी विभिन्न भी हो जाते हैं। तो अगर समझ लीजिए आपके पास में हमारे इस व्यू को सपोर्ट करने वाला, या यूँ कह लीजिए कि इसका विपर्यास करने वाला कोई और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, तो आप ज़रूर हमारी श्रोताओं की मालूमात के लिए कमेंट बॉक्स में लाइए, ताकि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो अधिक जानकारी प्राप्त होने के नतीजे में हमारी गलती को सुधारने का हमें मौका और अवसर प्राप्त रहेगा। तो हम इस उपलक्ष्य में बात करना चाहेंगे आइंदा एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।